हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवल पॉडकास्ट चैनल ट्रैवल स्टोरीज बाय आर के में। और मैं हूं आपका दोस्त रमन कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि अब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गया था। मुझे दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिल गई थी और मेरी ट्रैवलिंग भी मेरी जॉब के साथ साथ बहुत ही शानदार चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे जब मैं अपने अगले लॉन्ग ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा, रमन, क्यों ना इस बार इंडिया के बाहर घूम के आया जाए। पासपोर्ट तो बना ही हुआ है। फिर सोचा कि ओके, मगर इंडिया के बाहर कहाँ। तो सोचा नेपाल। हाँ हाँ हाँ, नेपाल तो ये रहा, जब मर्जी जाके आ जाओ, उसके लिए तो वीज़ा भी नहीं लेना पड़ता। तो एक बार दिमाग में आया, थाईलैंड चलते हैं। पर थाईलैंड तो हर बंदा जाके आता है, तो थाईलैंड नहीं तो और कहाँ। मेरे अंदर से आवाज़ आई, रमन, बड़ा सोच, यूरोप घूम के आ। मैंने कहा, हाँ, यूरोप चलते हैं। यूरोप तो कौन नहीं जाना चाहता। अगर भारत में 10 लोगों से पूछोगे कि इंडिया के बाहर कहाँ जाना पसंद करोगे, तो 8 का जवाब यूरोप या पेरिस ही मिलेगा। हम भारतीय लोगों पर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा है और ये प्रभाव अंग्रेज़ों के टाइम से है। आज से 20-25 साल पहले DDLJ फिल्म ने तो धूम ही मचा दी थी। उस फिल्म को देखने के बाद तो हर कोई स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता है और कुछ ऐसा ही प्रभाव पेरिस का भी था। अब तो बॉलीवुड की हर बड़ी फिल्म की शूटिंग यूरोप में होती है। चलो, तो अब मैं भी यूरोप जाने का सोच रहा था और दिक्कत ये भी थी कि मेरे पास 10 दिन ही थे और वो भी हद करके। इससे ज़्यादा की छुट्टी ऑफिस से लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। यूरोप में मैंने पेरिस, एम्स्टर्डम का नाम ज़्यादा सुना था, तो लगा यहाँ तो जाना ही है, पर और कहाँ। मैंने गूगल पर यूरोप लिखकर फ़ोटोज़ देखनी शुरू की। यूरोप के आर्किटेक्चर तो क्या गज़ब हैं। हर जगह ही खूबसूरत लग रही थी फ़ोटो में। फिर ये क्या है। ऐसे ही मेरी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ी। उसमें आकाश के अंधेरे में हरी रोशनी फैली हुई थी। एक बार तो लगा किसी ने फोटोशॉप से एडिट करके ये फ़ोटो बनाई है, पर गूगल पर ज़्यादा सर्च करने पर मुझे पता लगा कि ये फ़ोटोशॉप का नहीं, कुदरत का करिश्मा है। इस हरी रोशनी को नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं और ये उन देशों में देखी जा सकती है जो नॉर्थर्न पोल या उत्तरी ध्रुव के ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्थ रशिया और ऐसे ही जो भी देश उत्तरी ध्रुव के नज़दीक हैं। इनको देखने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का है, जब इन देशों में दिन के ज़्यादातर समय अंधेरा ही रहता है। काफ़ी जगहों पर तो पूरे दिन के 24 घंटों में सिर्फ 2-4 घंटे ही सूरज के दर्शन होते हैं। अब तो मैंने भी ये ठान लिया था कि मुझे ये देखना ही है और इसके लिए आइसलैंड सबसे अच्छी जगह है। आज से पहले तो मैंने आइसलैंड का नाम भी नहीं सुना था। पता ही नहीं था कि वर्ल्ड मैप में ये छोटा सा देश है कहाँ। तो अब मैं आइसलैंड के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। भाई साहब, क्या जगह है आइसलैंड, फुल ऑफ नेचर। क्या बर्फ़ के पहाड़, काली मिट्टी वाला समुद्री किनारा, बड़े बड़े वाटरफॉल, ज़मीन से निकलते गर्म पानी के फव्वारे और एक क्रैश प्लेन की वो साइट। अब मैं यूरोप ट्रिप का डे वाइज प्लान बनाने लगा कि पहले दिन मैंने दिल्ली से आइसलैंड की फ़्लाइट ली। फिर वहाँ से एयरपोर्ट से शहर तक कौन सी बस जाएगी, क्या टाइमिंग है बस की, फिर वहाँ कहाँ रुकना है। booking.com पर वेबसाइट का इस्तेमाल मैंने पहली बार उसी दिन किया। मैंने हॉस्टल को एक ईमेल भी ड्रॉप किया था कुछ क्वेरीज के लिए,
उनका जवाब भी आया। बड़ी खुशी हुई मुझे। हॉस्टल से आए ईमेल से पता लगा कि वहाँ ब्लैंकेट लेने के लिए भी अलग से पैसे लगते हैं, क्योंकि लोग अपने साथ स्लीपिंग बैग रखना पसंद करते हैं। जब मैंने घूमने की जगहों की रिसर्च शुरू की तो पता लगा वहाँ एक ब्लू लेगून नाम की जगह है, जहाँ गर्म पानी का बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। क्या खूबसूरत लग रहा था। मैं भी वहाँ जाऊँगा ऐसा मैंने सोचा था। ऐसे ही देखते देखते पता लगा वहाँ एक आइस केव है। एक नहीं, वहाँ बहुत सारी आइस केव्स हैं जिसको अंदर जाकर देख भी सकते हैं। मुझे लगा ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और उसको भी मैंने अपनी लिस्ट में डाल लिया। उस बड़े झरने को, जिसका नाम इतना मुश्किल था कि 10 बार कोशिश करने पर भी मैं नहीं बोल पाया, उसको तो मैं हर हाल में देखना चाहता था। आइसलैंड में ट्रेन्स नहीं चलती और बस भी काफ़ी सीमित हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ कार किराए पर लेकर घूमते हैं। वहाँ एक सर्किट है जिसको पूरा करने पर पूरा आइसलैंड घूम लिया बोल सकते हैं। मैंने जब मेरे कुछ दोस्तों से बात की जो यूरोप जाकर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि आइसलैंड यूरोप की सबसे महंगी कंट्री है। इतनी महंगी कि यूरोप के लोग भी नहीं जा पाते। मैंने सोचा, अरे वाह, तो मैं अब ऐसे कंट्री घूमने वाला हूँ जो यूरोप के लोग भी नहीं घूम पाते। साथ ही साथ मैंने वीज़ा कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी रिसर्च करना शुरू किया कि वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब जानकारी मैंने इकट्ठी करनी शुरू की और इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए थी वो थी डे वाइज इटिनरी। तो मैंने दोबारा इटिनरी बनाने का काम शुरू किया। अब मैं यूरोप में ट्रैवलिंग के लिए हर ज़रूरी जानकारी जुटा लेना चाहता था, जिससे वहाँ जाकर परेशानी ना हो और कुछ पैसे भी बचाए जा सकें। वहाँ पर रहना और आना जाना दोनों महंगा था। अगर आप सबसे सस्ते हॉस्टल में भी एक बेड लें तो वो 1000-1500 से भी कम नहीं पड़ता। 1000-1500 तो कम से कम है और अभी मुझे लगता है कि कोरोना के बाद 2-2500 से तो कम कुछ नहीं मिलने वाला। जहाँ इंडिया में ट्रेन्स इतनी सस्ती है कि कोई भी कहीं भी चला जाए, वहीं यूरोप में ट्रेन सबसे महंगी। दिल्ली से चंडीगढ़ जितनी दूरी के लिए 1500 से 2000 रुपये लग जाते हैं वहाँ ट्रेन में। रिसर्च करते करते ये भी पता लगा कि कहाँ ट्रेन्स का किराया बढ़ता घटता है और ट्रेन्स की भी अलग अलग कंपनियां हैं। जितनी जल्दी ट्रेन बुक करोगे उतनी सस्ती पड़ेगी। मैं सब बातें एक डायरी में नोट कर रहा था। खाना भी यूरोप में कोई सस्ता नहीं है और वेजिटेरियन खाना तो और भी महंगा। पर मैं खाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर कभी खाना मेरे बजट से ज़्यादा हुआ तो मैं ब्रेड बटर खाकर भी काम चला लूँगा। अब मेरे दिमाग में हर समय बस यही सब चलता रहता था। दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं लगता था। मैं पेरिस भी जाने वाला था, जहाँ एफिल टावर है। सोच रहा था क्या मस्त फ़ोटो आएगी। फिर मैं पेरिस से एम्स्टर्डम जाऊँगा। एम्स्टर्डम अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मैंने सोचा मस्त पार्टी करूँगा। यात्रा का अंत क्या शानदार होगा। ये सब मैं अक्टूबर 2015 में सोच रहा था, जबकि मैं अगस्त में ही अपनी नॉर्थ ईस्ट की लंबी यात्रा से लौटा था। अब मैं ये सोच रहा था कि मेरा बॉस मुझे इतनी जल्दी लंबी छुट्टी तो देगा नहीं। अगर पूछ भी लिया तो वहीं डांट कर भगा देगा कि तुझे तो हर टाइम छुट्टी चाहिए। फिर मैंने कैलेंडर ओपन किया और देखा छुट्टियां कब ले सकता हूँ। अगले साल 2016 में
तो दोस्तों, मैं जो ये ट्रिप प्लान कर रहा था, ये ट्रिप मैं प्लान कर रहा था अक्टूबर 2015 में, और उससे सिर्फ 1 महीने पहले ही मैं मेघालय और सिक्किम का ट्रिप करके आया था। और मैं ट्रिप प्लान कर रहा था 2016 में जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि छुट्टियां कैसे ली जाए, क्योंकि कम से कम अगर आप यूरोप जा रहे हो 10 दिन तो बनते ही हैं। तो मैंने एक कैलेंडर खोला, कैलेंडर में देखा कि मैं कब छुट्टी लूँ कि मुझे छुट्टी मिल जाए आसानी से। फिर मैंने सोचा कि होली पर चलते हैं, सेकंड सैटरडे और संडे, फिर होली की छुट्टियां मिला के अच्छा टाइम मिल जाएगा, छुट्टियां भी कम ही लगेगी। अब वीज़ा अप्लाई, दोस्तों जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने पहले ही कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उस समय की 2015 में। हालांकि फरवरी 2020 में यूरोपियन यूनियन ने एक नया फैसला लिया जिसमें आप 6 महीने पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि मैं अभी 2015 की बात कर रहा हूँ, तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं होली पे चला जाऊँ, होली होती है मार्च में, तो मुझे वीज़ा अप्लाई करना था दिसंबर एंड में, और मेरे पास थे अभी 2 महीने कि वीज़ा अप्लाई करूँ मैं। अब मैं अपनी इटिनरी लगभग बना चुका था। अब मुझे बाकी के डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा करने थे, जैसे कंफर्म फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, जो वीज़ा अप्लाई करने के कुछ दिन पहले ही मैं बुक कर सकता था। फ़्लाइट में तो दिवाली पर ही कोई अच्छी डील या ऑफ़र आने की भी संभावनाएं थी। मुझे हॉस्टल booking.com से बुक करने थे, जिसमें बुकिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। स्टे के पैसे आपको चेक इन के टाइम पर देने होते हैं। फिर मुझे चाहिए थी मेरी इनकम टैक्स रिटर्न, जो मैंने इस साल की कुछ दिन पहले ही भरी थी। फिर बैंक की स्टेटमेंट, जो मैं ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता था। फिर कंपनी से एक NOC लेना, जिस पर लिखा हो रमन इस तारीख से हमारी कंपनी में काम कर रहा है और इस दिन से इस दिन तक की छुट्टियां हम अप्रूव करते हैं, और इसको इस तारीख को वापस कंपनी ज्वाइन करनी है। ये NOC कंपनी के HR डिपार्टमेंट से मिलती है, जो आपके बॉस के कहने पर आसानी से मिल जाती है। कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर तो मेरे पास पहले से ही था। फिर बारी आई ट्रैवल इंश्योरेंस की। जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हैं, तो हमारे साथ काफ़ी बार अच्छा नहीं होता। हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा वैलेट चोरी हो सकता है, हमारी फ़्लाइट लेट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस काम में आता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कुछ कंडीशंस के साथ काफ़ी कम कीमत पर अच्छी सुविधाएं देता है। मैंने इसके बारे में ज़्यादा पता किया। मेरी कंपनी के नीचे जहां मैं काम करता था, वहीं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी। मैं वहां पता करके आया कि कितने पैसे लगेंगे। उसने मेरी विज़िट की जाने वाली कंट्रियों का नाम पूछा और कितने दिनों के लिए चाहिए ये पूछा, और बताया कि 800-900 रुपये लगेंगे। बाकी जब आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंश्योरेंस बनवा लेना, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा। फिर लिखना था एक कवरिंग लेटर, जो अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो एम्बेसी उसको सबसे पहले पढ़ता है। उसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, आप उनकी कंट्री क्यों विज़िट करना चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, उसकी इटिनरी डे वाइज उसमें लिखनी होती है। मैं अपनी इटिनरी तो पहले ही बना चुका था, तो अब मैं कवरिंग लेटर कैसे लिखें इस पर रिसर्च करने लगा। उस समय तक मेरा कोई दोस्त या जानकार नहीं था जो टूरिस्ट वीज़ा पर यूरोप गया हो। कुछ एक दोस्त गए हुए थे, पर वो कंपनी के काम के सिलसिले में गए थे। उनको भी इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय ये सब काम गूगल ही करता था, क्योंकि YouTube पर भी कोई ऐसी वीडियोस उस समय नहीं होती थी।
तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैंने कवरिंग लेटर भी तैयार कर लिया। अब मुझे सिर्फ दिसंबर का इंतज़ार था जिससे मैं वीज़ा अप्लाई कर सकूं। अब अगला प्रश्न था, वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है। गूगल बाबा ने बताया कि वीज़ा के लिए वीएफएस सेंटर जाना पड़ेगा, जिसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिल जाती है। किस कंट्री का अप्लाई करना है, तो पता लगा कि यूरोप की 26 कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा होता है जिसे शेंगन वीज़ा कहते हैं, और जिस देश में आप सबसे ज़्यादा रुकते हैं उस देश की एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरा प्लान था आइसलैंड में रुकने का, कि 7 दिन में आइसलैंड रुकता और बाकी 3-4 दिन पेरिस या एम्स्टर्डम। तो मुझे आइसलैंड से वीज़ा अप्लाई करना था, पर आइसलैंड की एम्बेसी तो इंडिया में है ही नहीं। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले पॉडकास्ट में आपको सुनाएंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या आपके पास कोई फीडबैक हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल RK डिस्कवरिंग इंडिया है। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।